हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है ईएसआर के ऊपर। ईएसआर का मतलब होता है आपका एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो ये क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, कौन कौन से मेथड से इसको करते हैं हम, स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं आपकी ईएसआर की, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ईएसआर को, ये सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में अच्छे से कवर करेंगे। तो देखो ईएसआर अपना क्या है। ईएसआर इज अ टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट। ईएसआर क्या है, एक ब्लड टेस्ट का टाइप होता है जिसको हम क्यों करते हैं, आपकी इन्फ्लामेशन चेक करने के लिए। अगर हमारे शरीर में कहीं पे भी इन्फ्लामेशन होगी, अगर कहीं पे शरीर में सूजन होगी, इन्फ्लामेशन होगी, तो उसको चेक करने के लिए, इन्फेक्शन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ईएसआर टेस्ट करते हैं। इन दिस टेस्ट एंटीकोगुलेटेड ब्लड इज केप्ट इन अ वर्टिकल ट्यूब फॉर 1 आवर। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एंटीकोगुलेटेड ब्लड होता है, एंटीकोगुलेटेड ब्लड यानी कि एंटी मतलब अगेंस्ट, कोगुलेटेड मतलब कोगुलेशन, ऐसा ब्लड, ऐसा खून जो कि हमारा जमे नहीं, उसको हम इसको प्रिजर्व करने के लिए एंटीकोगुलेंट डालते हैं। तो हमारा जो एंटीकोगुलेटेड ब्लड होता है उसको हम 1 घंटे के लिए अनडिस्टर्ब मतलब कि बिना हिलाए डुलाए रखते हैं एक जगह पे। और 1 घंटे के बाद हम क्या देखते हैं, एक घंटे के बाद हम देखेंगे कि आपके जो आरबीसी हैं वो नीचे जाके कितने बैठ गए। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी एक ट्यूब है, ठीक है, ये आपकी एक ट्यूब है। इस ट्यूब में हमने पहले क्या करा, पूरा ब्लड डाल दिया, ठीक। अब ब्लड डालने के बाद 1 घंटे के बाद क्या होगा, आपके जो आरबीसी हैं, आपके जो आरबीसी होंगे, ये रेड कलर से दिखा रहा हूं मैं, ये रेड वाले जो होंगे अपने आरबीसी होंगे, ठीक है। अपने जो आरबीसी हैं वो इधर सेटल हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद आरबीसी बैठ जाएंगे। सेडिमेंटेशन होता है, मिट्टी को पानी में अगर मिक्स कर लोगे कुछ टाइम बाद क्या होता है, मिट्टी नीचे बैठने लग जाती है। ऐसे ही हमारा जो ब्लड में आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, वो भी नीचे बैठने लग जाएंगे। और ऊपर क्या निकले आएगा अपना, ऊपर क्योंकि हमारा एंटी कोगुलेटेड ब्लड है तो क्या निकलेगा, इसकी वजह से ऊपर आएगा क्या, प्लाज्मा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये मैंने बना दिया आपका प्लाज्मा। ओके, तो ये क्या है, प्लाज्मा ऊपर आ जाएगा और आरबीसी हमारे नीचे आ जाएंगे। तो 1 घंटे के बाद आपके ये हो जाएगा। अब जितना आपका ये जो प्लाज्मा है, जितना ये प्लाज्मा आपका दिख रहा है आपको, उसी को हम नापते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं, ईएसआर कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ईएसआर कहते हैं। कि टोटल आपका जो कितने आरबीसी बैठ गए, तो इसको नहीं काउंट करना, अपने को इसको काउंट करना है। जितनी ये वैल्यू होगी उसी को हम ईएसआर कहेंगे। ओके, तो आरबीसी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने आरबीसी गिरे। तो आरबीसी सपोज करो इधर तक थे, अब इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। आरबीसी पहले यहाँ पे थे, अब इसने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये जो डिस्टेंस है, यही डिस्टेंस आपका क्या कहलाएगा, ये डिस्टेंस आपका ईएसआर कहलाएगा। कितनी देर के अंदर देखते हैं इसको, 1 घंटे के अंदर देखते हैं। इट इज मेजर्ड इन mm पर आर। mm मतलब कि मिलीमीटर, ठीक है। इसमें आपकी मार्किंग होती है, अलग अलग मार्किंग्स होंगी, इधर मार्किंग्स होती हैं, कितने mm की मार्किंग होती है, ठीक, मिलीमीटर पर आर। तो 1 घंटे के अंदर इतने mm आरबीसी आपके डिस्टेंस कवर करा, इतने mm आरबीसी नीचे गिरे। तो यही अपना ईएसआर होता है। ओके, तो ईएसआर क्या है, इस ईएसआर आपका एक नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट, नॉन स्पेसिफिक मतलब कि पर्टिकुलरली आपकी एक जगह नहीं बताएगा ये कि हाँ इसी जगह पे दिक्कत है। इट इज़ अ नॉन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर इन्फ्लामेशन। सूजन के लिए नॉन स्पेसिफिक टेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल कि सपोज करो कहीं पे आग लगी है, कोई सी बिल्डिंग है स्कूल या कॉलेज की, तो उसमें कहीं पे किसी रूम में आग लगी है, तो अलार्म बेल बज जाएगी, ठीक है। और अलार्म बेल पूरे के पूरे स्कूल में बजेगी कि कहीं ना कहीं आग लगी है। तो बच्चों को उससे पता चलेगा कि कहीं ना कहीं आग लगी है, बिल्डिंग छोड़ के भागना है, जाना है। अब लेकिन आग किस जगह पे लगी है, कौन से रूम में लगी है, वो तो पता नहीं चल रहा ना। तो वो जो स्पेसिफिक लोकेशन है वो आपकी बेल नहीं बता पा रही। तो ऐसे ये जो टेस्ट है, ये ईएसआर टेस्ट, ये नॉन स्पेसिफिक है, ठीक। ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताता है कि डिसीज जो बीमारी है वो किस जगह पे है, वो नहीं बताएगा, लेकिन बीमारी है सिर्फ ये बता देगा। इट इज़ यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग डिसीज प्रोग्रेशन एंड ट्रीटमेंट। ये किसी डिसीज को मॉनिटर करने के लिए करा जाता है। डिसीज़ का, कोई भी बीमारी की निगरानी रखने के लिए, उसके उपचार कैसा हो रहा है, बीमारी कैसे ठीक हो रही है, उसको हम पता लगाने के लिए हम ईएसआर टेस्ट करते हैं। ओके, तो ईएसआर का मैकेनिज्म क्या होता है,
नॉर्मली आरबीसी हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देयर सरफेस, जीटा पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं। नॉर्मली आपको बताऊं मैं, जो हमारा रेड ब्लड सेल होते हैं ये हमारा आरबीसी है, ठीक। इस आरबीसी के ऊपर आपके क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। इस आरबीसी के ऊपर क्या होता है, अपना नेगेटिव चार्ज होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जीटा पोटेंशियल कह देते हैं। नॉर्मली होता है। ड्यू टू दिस, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से एक आरबीसी दूसरे आरबीसी से दूर दूर भागता है। ड्यू टू दिस आरबीसी रेपेल ईच अदर एंड सेटल स्लोली। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आरबीसी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं, तो वो जो गिरने की वो होती है, उनकी जो गिरना होता है वो कम होता है। एंड सेटल स्लोली, और धीरे धीरे बैठते हैं नीचे तले पे। जो ट्यूब में आरबीसी अपने को सेटल डाउन हो रही है ना, ये ट्यूब में आरबीसी सेटल डाउन हो रहे हैं, तो आराम आराम से बैठेंगे। क्यों बैठेंगे, क्योंकि इनके आरबीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं ना। ड्यूरिंग इन्फ्लामेशन, अब इन्फ्लामेशन के टाइम पे क्या होता है, ये मेन सिद्धांत है, इसका मेन प्रिंसिपल मान लो, मैकेनिज्म मान लो कि ईएसआर में क्या होगा बेसिकली, कि जब इन्फ्लामेशन होगी ना पेशेंट को, जब सूजन कहीं पे होगी, तब क्या होगा, लिवर प्रोड्यूस प्रोटीन लाइक फिब्रिनोजन। तो लिवर क्या करेगा, फिब्रिनोजन प्रोटीन जो है उसको प्रोड्यूस करेगा, उसकी ऐसे प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, कुछ प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये जो प्रोटीन बना रहा है लिवर, वो क्या करेगा, ये जो आरबीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना, ये जो आरबीसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसको ये कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज को ये कम कर देगा, ये फिब्रिनोजन, ओके। जो लिवर ने फिब्रिनोजन बनाया इन्फ्लामेशन के दौरान, वो इस नेगेटिव चार्ज को कम कर देगा। अब नेगेटिव चार्ज को कम करेगा तो आरबीसी जो एक दूसरे से दूर दूर भाग रहे थे, अब दूर दूर नहीं भागेंगे ज़्यादा, तो जितना उनको टाइम लग रहा था, धीरे धीरे वो सेटल हो रहे थे, वो तेजी से नीचे सेटल हो जाएंगे, ओके। तो आरबीसी स्टिक टुगेदर एंड फॉर्म रूलेक्स। तो इस दौरान क्या होगा, इन्फ्लामेशन के दौरान आरबीसी पास पास आने लग जाएंगे और जल्दी आएंगे, और बेसिकली क्या बनाएंगे, रूलेक्स फॉर्मेशन बना लेंगे। रूलेक्स फॉर्मेशन क्या होता है, सपोज करो आपका ये एक आरबीसी है, फिर ये दूसरा आरबीसी, एक तीसरा आरबीसी, एक तीसरा, चौथा, पांचवा। जैसे कैरम बोर्ड खेला है, उसमें एक के ऊपर एक गिट्टी रख देते हैं ना, एक के ऊपर एक गिट्टी रख रख के इतना बड़े बना लेते थे, या फिर सिक्के बहुत सारे इकट्ठे कर दो एक के ऊपर एक करके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैकिंग बोलते हैं, या फिर रूलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं, ठीक है। एक के ऊपर एक हमने गिट्टी रख दी है, इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपके यहाँ जो आरबीसी हैं वह एक के ऊपर एक है, ठीक। तो उसको हम क्या बोलते हैं, रूलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं, या फिर स्टैकिंग बोलते हैं, ओके। स्टैकिंग बोल लो, स्टैक बोल लो, ये बोलते हैं। रूलेक्स इंक्रीज वेट, फास्टर सेडिमेंटेशन। अब ये जो पूरा सिक्का, सपोज करो ये पूरा, अगर एक सिंगल आरबीसी है, उसको गिरना है तो उसको गिरने में कम, आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपके आरबीसी इस तरीके से इकट्ठे हो गए हैं एक साथ, अब एक साथ कोई ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा जिसका वजन भारी हो जाएगा, तो क्या होगा, वजन भारी होने से आपका वो तेजी से गिरेगा। अब एक आरबीसी का वेट जो है वो कम है, लेकिन इतने सारे आरबीसी इकट्ठे हो गए, अब ये पूरा का पूरा एक साथ गिर रहे हैं, इकट्ठे होकर गिर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका ये तेजी से गिरेंगे, ठीक। और इससे क्या होगा, सेडिमेंटेशन जो होगा वो फास्टर हो जाएगा, ठीक है। अब साधन जो है वो तेज हो जाएगा, सेडिमेंटेशन फास्ट हो जाएगा। ये मेन मैकेनिज्म होता है आपके ईएसआर का। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार बताता हूँ आपको मैं, जो डीएमएलटी, बीएमएलटी, बीएमएलएस इनके स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको फर्स्ट ईयर में हो, ठीक, और अगर क्लासेस लेना चाहते हो फर्स्ट ईयर की, तो आप ऐप में जाके कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हमारी लाइव क्लासेस भी रहती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहती हैं। जो भी क्लास लाइव में पढ़ाया जाता है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाता है। क्वेश्चन आप जब मर्जी पूछ सकते हो, लाइव में भी पूछ सकते हो, आप मैसेज करके, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, ऐप में मैसेज करके, सब जगह आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाता है, 15 महीने की इसकी वैलिडिटी है, ठीक है। अगर आपको पीएमएलटी, डीएमएलटी, लैब टेक्नीशियन के बच्चे हो, फर्स्ट ईयर में हो, तो इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो अगर अच्छा लगता है मेरा पढ़ाना तो, ओके। आगे बढ़ते हैं हम स्टेजेस ऑफ ईएसआर में। ईएसआर जो होता है, इसकी देखो 3 स्टेजेस होती हैं, 3 स्टेजेस बोल लो या 3 फेज बोल लो, फेज बोल लो, स्टेज बोल लो, बात एक ही है। सबसे पहले आपकी स्टेज आती है लैग फेज। लैग फेज मतलब एग्रीगेशन फेज। एग्रीगेशन का मतलब क्या है, आपके आरबीसी एक साथ इकट्ठे होंगे, इकट्ठा होना, ठीक। In this phase, RBC starts forming रूलेक्स।
स्टैक फॉर्मेशन। इस फेज में क्या होगा, जो आपके आरबीसी हैं वो क्या करेंगे, रूलेक्स फॉर्म बनाना चालू करेंगे। यानी कि आरबीसी जो अलग अलग है, बेसिकली ये कैसी शेप है, ये बाइकनकेव डिस्क शेप बना रखी है आरबीसी की। ठीक, आरबीसी की ये बाइकनकेव डिस्क शेप है। तो आरबीसी अलग अलग थे, ये आरबीसी अलग अलग जो हैं वो आपके इस तरीके से इकट्ठे होकर एक तरीके के क्या बना लेंगे, रूलेक्स फॉर्मेशन बनाना चालू करेंगे। इस चरण में आरबीसी रूलेक्स यानी कि सिक्कों की तरह ढेर बनाना शुरू करते हैं। सेडिमेंटेशन इज स्लो इन दिस फेज। इस दौरान क्या होगा, आरबीसी धीरे धीरे नीचे गिरेंगे। सेडिमेंटेशन जो है, नीचे गिरना आरबीसी का, वो स्लो होगा। कितने टाइम तक होता है ये रूलेक्स फॉर्मेशन बनाने की प्रक्रिया, कितने टाइम तक चालू होती है आपकी, ये 10 से 15 मिनट में ये होती है स्टार्टिंग के। 1 घंटे का टोटल ये सारा है ना, तो 1 घंटे में स्टार्टिंग के 10 से जो 15 मिनट होंगे उस दौरान आपका अलग अलग आरबीसी इकट्ठा होकर रूलेक्स फॉर्मेशन करना चालू करेंगे। ओके, रूलेक्स फॉर्मेशन बिगिन हियर। इस फेज में रूलेक्स फॉर्मेशन होना चालू होती है, लैग फेज में। दूसरा अपना आता है सेडिमेंटेशन फेज। अब आरबीसी क्या थे, अलग अलग इनने सिक्के के अलग अलग ढेर बना लिए, अलग अलग इसने रूलेक्स फॉर्मेशन कर ली। रूलेक्स फॉर्मेशन के वेट की वजह से आपका जो आरबीसी है वो तेजी से नीचे गिरना चालू होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया सिंगल आरबीसी है वो आपका धीरे गिरेगा, जबकि जो पूरा का पूरा इस तरीके का गिर रहा है, इस तरीके का पूरा वेट एक माना जाएगा, तो ये तेजी से नीचे गिरेगा। तो इस दौरान क्या होगा, आरबीसी बहुत तेजी से नीचे गिरेंगे। रूलेक्स से भारी होने के कारण आरबीसी तेजी से नीचे बैठेंगे। दिस इज द फास्टेस्ट फेज ऑफ ईएसआर। ईएसआर का सबसे तेज चरण यही होता है। ओके, कितने टाइम के लिए होता है ये, फर्स्ट 10 से 15 मिनट रूलेक्स फॉर्मेशन हुई, फिर अब क्या हुआ, सेडिमेंटेशन सबसे ज्यादा तेज होगा इसमें। ये कब होगा, 30 से 40 मिनट के बीच में होगा। ठीक, 30 से 40 मिनट तक आपका ये चीज होगी कि आरबीसी नीचे नीचे बैठेंगे 30 से 40 मिनट ओके तक। मैक्सिमम फॉल ऑफ आरबीसी अकर इन दिस फेज। इस दौरान क्या होगा, जितने भी आरबीसी गिर रहे हैं, सेटल होने हैं, वो आपके इस दौरान हो जाएंगे। मैक्सिमम फॉल ऑफ आरबीसी इस दौरान होते हैं, इस फेज में होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन फेज या फिर डिकेंटेशन फेज भी कहते हैं। ओके, डिकेंटेशन फेज। अब नेक्स्ट आप इसके बाद देखो पैकिंग फेज। पैकिंग फेज क्या है, अपना फाइनल फेज होता है, बिल्कुल फाइनल फेज। इसमें क्या होगा, जो भी आरबीसी इकट्ठे हुए थे इधर रूलेक्स फॉर्मेशन करके, वो सब एक साथ पैक हो जाएंगे, ढेर बना लेंगे, एक तरीके का जमा हो जाएंगे और सघन हो जाएंगे। ठीक है, सघन हो जाएंगे आपके इस जगह पे, पैक कर लेंगे अपने आप को। आरबीसी एक्यूमुलेट एट द बॉटम एंड पैकिंग अकर। आरबीसी नीचे जमा होकर सघन पैकिंग यानी कि सघन यानी कि पैकिंग हो जाती है आरबीसी की। सेडिमेंटेशन स्लो डाउन अगेन। इस दौरान क्या होगा, सेडिमेंटेशन दोबारा धीमा हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट फेज में भी सेडिमेंटेशन स्लो, लास्ट फेज में भी सेडिमेंटेशन बिल्कुल स्लो, सेकंड फेज में सेडिमेंटेशन सबसे ज्यादा। ड्यूरेशन कितने टाइम तक होता है ये, लास्ट के 10 से 15 मिनट के बीच में आपका ये होता है। ठीक, फाइनल कंपैक्ट लेयर ऑफ आरबीसी इज फॉर्म्ड। इस दौरान क्या होगा, आरबीसी की एक कंपैक्ट लेयर, अंत में आरबीसी की सघन परत बन जाती है। ओके, सघन परत बन जाएगी आरबीसी की। फैक्टर अफेक्टिंग ईएसआर, तो ये अपनी 3 स्टेजेस हो गई कंप्लीट। ठीक है, 3 स्टेजेस 3 फेजेस अपनी कंप्लीट हो गए। अब हम आगे देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ईएसआर। ईएसआर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है अपना प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन, हाई फिब्रिनोजन एंड ग्लोबुलिन इंक्रीज ईएसआर। मैंने आपको बताया इन्फ्लेमेशन के टाइम पे क्या होगा, लीवर फिब्रिनोजन जैसे प्रोटीन बनाता है, उससे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज कम होगा तो आपका जो ईएसआर है वो बढ़ जाएगा। एल्ब्यूमिन डिक्रीज ईएसआर, फिब्रिनोजन के अगेंस्ट उल्टा अपोजिट काम करता है आपका एल्ब्यूमिन। तो इस दौरान क्या होगा, ईएसआर जितना आना है उतना नहीं आएगा, डिक्रीज आएगा। आरबीसी काउंट, ठीक, आरबीसी काउंट, पीसीवी पैक्ड सेल वॉल्यूम, ये भी बहुत इफेक्ट करेगा। मेन आरबीसी जो है वो आपका कितना है, हाई आरबीसी काउंट, अगर पेशेंट को पॉलीसाइथीमिया हो रखा है तो ईएसआर आपका नॉर्मल से कम आएगा। और अगर पेशेंट को अनीमिया है, अनीमिया यानी कि आरबीसी काउंट कम है, तो क्या होगा, ईएसआर ऑब्वियसली आपका बढ़ा हुआ आएगा, क्योंकि आरबीसी ही कम है। आरबीसी कम होंगे तो आपको ज्यादा प्लाज्मा देखने को मिलेगा। देन है अपना तीसरा फैक्टर, शेप ऑफ आरबीसी। आरबीसी की अगर शेप आपकी नॉर्मल है, नॉर्मल शेप है, तो रूलेक्स फॉर्मेशन आसानी से हो जाएगा, वो सिक्के सिक्के एक के ऊपर एक खट्टे आराम से हो जाएंगे। लेकिन एबनॉर्मल शेप है, अगर शेप एबनॉर्मल है, फॉर एग्जांपल सिक्कल सेल हो गया है, स्फेरोसाइट हो रखे हैं, अलग अलग आरबीसी की मॉर्फोलॉजी आपको पढ़ा रखी है मैंने, तो उसमें क्या होगा, ईएसआर जो होएगा आपका वो
घटा हुआ आएगा, जितना आपका नॉर्मल आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा क्योंकि रूलेक्स फॉर्मेशन ढंग से नहीं हो रही है। ट्यूब पोजिशनिंग, जो आपकी ट्यूब है वो अपने को हमेशा बिल्कुल सीधी रखनी है। अगर ऐसे करके टेढ़ी करके ट्यूब रखोगे तो रिजल्ट खराब आएगा। वर्टिकल ट्यूब इज नेसेसरी, वर्टिकली मतलब कि सीधी ट्यूब की बात हो रही है, सीधी ट्यूब रखनी है। टिल्टेड ट्यूब, अगर हम ट्यूब को ऐसे टेढ़ा करके रख देंगे तो क्या होगा, ईएसआर आपका ज़बरदस्ती हाई दिखाएगा, जो कि सही नहीं है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी बहुत इफेक्ट करता है। हाई टेम्परेचर इंक्रीज ईएसआर, टेम्परेचर अगर हाई होगा तो क्या होगा, ईएसआर भी बढ़ा हुआ आएगा। प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान आपका ईएसआर हमेशा बढ़ जाता है। टाइम एंड स्टोरेज, टेस्ट शुड बी डन विद इन 2 आवर्स। ईएसआर टेस्ट को हमको 2 घंटे के अंदर लगा लेना होता है। अगर हम डिले कर रहे हैं, अगर हमको टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगाने टेस्ट करने में, तो इसको हम 4 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करेंगे और 24 घंटे के अंदर इसको हम लगा सकते हैं। ओके। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन अफेक्ट सेडिमेंटेशन। वाइब्रेशन क्या होगा, जिस जगह पे हम ईएसआर की ट्यूब को रखेंगे, जिसमें हम टेस्ट करेंगे, अभी मेथड में हम देखेंगे, तो आपकी जो पिपेट है या ट्यूब है उसको हम ऐसी सरफेस पे रखेंगे जहाँ पे वाइब्रेशन ना हो, हिले डुले ना हो, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो। ओके। वाइब्रेशन अफेक्ट सेडिमेंटेशन, वाइब्रेशन से क्या होगा, सेडिमेंटेशन इफेक्ट हो सकता है। टेस्ट शुड बी वाइब्रेशन फ्री, तो टेस्ट जो होगा वो वाइब्रेशन फ्री होना चाहिए। परीक्षण बिना कंपन, बिना वाइब्रेशन वाली सतह पर करना चाहिए। ओके। तो ये अपने 8 फैक्टर्स हैं जो कि ईएसआर को अफेक्ट करते हैं। अब आप आ जाओ मेथड्स पे। ईएसआर के आपके कौन कौन से मेथड्स होते हैं, तो किन मेथड से ईएसआर करते हैं, उससे पहले आप देखो वेस्टरग्रेन्स मेथड। वेस्टरग्रेन्स मेथड या फिर उसको हम बोलते हैं वेस्टरग्रेन्स पिपेट मेथड। ठीक, ये जो है गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा हाईली एक्यूरेट मेथड होता है वेस्टरग्रेन्स मेथड। दूसरा अपना आता है विंट्रोप्स मेथड। जो विंट्रोप ट्यूब होती है इसमें आपका ईएसआर भी लग जाता है, इसमें अपना पीसीवी भी लग जाता है, एक्सल वॉल्यूम भी लग जाता है। तो वेस्टरग्रेन मेथड सबसे पहले हम समझते हैं। वेस्टरग्रेन मेथड में देखो क्या है, वेस्टरग्रेन मेथड अपना सबसे पहले तो आप देख लो कि गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है। वेस्टरग्रेन मेथड इज द मोस्ट एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और वाइडली यूज्ड मेथड फॉर ईएसआर। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है ईएसआर के लिए। वेस्टरग्रेन पिपेट, इसके लिए क्या क्या चाहिए अपने को, इसके लिए क्या क्या चाहिए, वेस्टरग्रेन पिपेट चाहिए। इसमें हम क्या कर रहे हैं, पिपेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पिपेट क्या होता है, पिपेट वो होता है जो कि दोनों साइड से ओपन होता है। जैसे कि सपोज करो पेन है, मैं इस साइड से भी लिख सकता हूँ, इस साइड से भी लिख सकता हूँ, इनके दोनों साइड से ओपन है। इस तरीके से आप मान सकते हो कि ना जो पिपेट है वो दोनों साइड से ओपन होगी। जैसे कोई पाइप है, जैसे कोई स्ट्रॉ है, ठीक है, तो उसको हम पिपेट बोलेंगे। पिपेट जो है वो यूज़ करेंगे वेस्टर्न पिपेट। इसके अंदर पिपेट जो होती है वो ग्लास की भी आती है और आजकल जो चल रही हैं डिस्पोजेबल भी चल रही हैं। डायरेक्ट हम उसको वाइल में डालते हैं, उससे वो सक कर लेता है अंदर। और डिस्पोजेबल पिपेट भी आती हैं, डिस्पोजेबल प्लास्टिक पिपेट भी इस्तेमाल होती है। ठीक है, दोनों ही इस्तेमाल होती हैं। लेंथ ऑफ द पिपेट इज अबाउट 30 सेंटीमीटर विड्थ विद 20 मिलीमीटर स्केल। जो पिपेट है उसकी लंबाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये पिपेट है, ये जो पिपेट है इधर से भी ओपन होगी, इधर से भी ओपन होगी। ठीक, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 300 mm, 300 मिलीमीटर ये लंबी होगी। ठीक, इसमें मार्किंग कितनी है, 0 से लेके 180 तक मार्किंग होगी, बेसिकली आपकी 200 तक। लास्ट वाला आपका 200 कहलाएगा। ठीक है, लास्ट वाला आपका 200 कहलाएगा। तो 0 से लेके 180 तक इसकी मार्किंग होती है। ऊपर से हम नापते हैं, जो भी आपका 1 घंटे बाद हम ऊपर से देखेंगे, नीचे का कभी नहीं काउंट करना, ऊपर से काउंट करना है। ठीक है। बोर डायमीटर, बोर डायमीटर यानी कि इसकी चौड़ाई, ये जो है कितना चौड़ा है, ये कितना चौड़ा है, ये आपका 2.5 मिलीमीटर चौड़ा है। ठीक है, इसका बोर डायमीटर कितना है, 2.5 मिलीमीटर होता है। इंटरनल डायमीटर बोल लो या फिर बोर डायमीटर बोल लो, 2.5 मिलीमीटर होता है। ग्लास पिपेट इज ओपन एट बोथ एंड। ग्लास पिपेट जो होती है, जो ग्लास पिपेट है दोनों ही एंड से ओपन होती है, दोनों ही सिरे से खुली हुई होती है। डिस्पोजेबल पिपेट हैज अ वाइट कॉलर एट लोअर एंड। अब डिस्पोजेबल पिपेट दिखाऊं, ये तो हो गई ग्लास वाली बात। डिस्पोजेबल पिपेट इस तरीके की होती है, इधर आप देखोगे व्हाइट कलर का इसमें कॉलर है, उसको ट्यूब में स्टक होने के लिए, ताकि ये आपकी जो ट्यूब है एंटीओगुलेटेड वाइल है इसके अंदर ऐसी रहे। आपकी जो पिपेट है ये बेसिकली ये हिले ना। ओके, तो इसलिए आपका ये कॉलर होता है, व्हाइट कलर का कॉलर। कहीं पे आप ब्लू कलर का देखने को मिल जाएगा। बेसिकली कॉलर क्या कर रहा है कि इसके अंदर इसको हिले डुले ना, उसको स्टेबल करके रखता है ये। तो इसको इसके अंदर डाल देते हैं डायरेक्टली
ठीक, और क्या होगा, ब्लड अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर तक आ जाता है। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं सैंपल, कि अपने को सैंपल कौन सा लेना है। सैंपल मतलब कि ब्लड की बात हो रही है, होल ब्लड इसमें लिया जाता है। होल मतलब कि पूरा ब्लड। ब्लड इसमें जो होगा वो हम किस में लेंगे, ब्लैक कलर की वाइल में लेंगे। वेस्टरगेन पिपेट से अगर हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है, क्या, ब्लैक टॉप वाली वाइल। ठीक है, ब्लैक टॉप में क्या होगा, ब्लैक टॉप ट्यूब दैट कंटेन 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट एंटीकोगुलेंट। इस कलर की वाइल में क्या है, 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट प्रेजेंट है। इसमें हमको क्या करना होता है, आपका एक ब्लैक मार्क होगा, इधर आपका एक मार्क होता है ब्लैक कलर का, उधर तक आपको ब्लड भरना होता है। उधर तक आप ब्लड भरोगे तो आपका एक रेशियो बन जाएगा। क्या रेशियो बन जाएगा, 4:1 का रेशियो बन जाएगा। यानी कि इसमें 4 भाग जो होगा वो ब्लड होगा और 1 भाग क्या होगा, एंटीकोगुलेंट होगा। कैसे, कि आपका 800 माइक्रोलीटर, फॉर एग्जांपल 800 माइक्रोलीटर क्या है, अपना ब्लड है, और 200 माइक्रोलीटर क्या हो जाएगा इसमें, एंटीकोगुलेंट ट्राइसोडियम सिट्रेट हो जाएगा। ठीक, तो 2 4 जा 8, ठीक है, 4, ठीक है, 2 0 से 2 0 चले गए तो क्या आ गया, 4:1 का रेशियो आ गया। 4 भाग ब्लड और 1 भाग अपना एंटीकोगुलेंट। तो इस रेशियो में ये आपका हमको डाइल्यूशन बनाना पड़ता है। इधर तक मार्क तक भरोगे तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा। ओके, उसके बाद इसको हमको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम ESR लगाएंगे। ठीक, बेसिकली मिक्स करेंगे, मिक्स करके हम ESR लगाएंगे। अभी बता देता हूँ, इमेज भी दिखाता हूँ ये वाली। तो मिक्स ब्लड विद एंटीकोगुलेंट प्रॉपर्ली। तो ब्लड जो है हमने ब्लैक वाइल के अंदर डाला, अच्छे से मिक्स करा। अब क्या करेंगे हम, फिल द पिपेट अप टू 0 मार्क। अब आपकी जो वेस्टरगेन पिपेट है, ये आपकी वेस्टरगेन पिपेट है, इसको हम 0 मार्क तक फिल कर लेंगे। कैसे फिल करेंगे इसको, पिपेट को फिल करने के लिए ना आपका एक पिपेट पंप भी आता है। ठीक, इस तरीके का एक पिपेट पंप आता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से पकड़ते हैं, ये आप देख रहे हो, इसको ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ये ऊपर आएगा तो आपकी जो पिपेट है, ये सपोज करो पिपेट है, इसको हम इधर लगाते हैं। इसको इधर लगाने के बाद इसको हम यूं करेंगे, ऊपर की तरफ करेंगे, ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद क्या होगा इसके, कि इसमें ब्लड आना चालू हो जाएगा। ओके, और जब तक जहाँ तक 0 मार्क है वहाँ तक हम इसको फिल कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके से ईजिली हम इस पिपेट को फिल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, ये आपका ESR स्टैंड है, वेस्टरगेन पिपेट को रखने के लिए ये स्टैंड होता है। इधर आपके होल्स होंगे, इधर हम क्या करेंगे, आपके जो पिपेट है उसको हम इधर रखेंगे, रख के ऊपर जो है, जो आपकी ये जो है पंप से निकालेंगे, ऊपर हम फिंगर रख लेंगे। ऊपर क्या है, अपना स्क्रू कैप होता है, उसको हम खोलेंगे और इसको टेढ़ा करके फिर इसमें लगा देंगे। मतलब कि ये पहले टेढ़ा था, फिर इसमें लगाएंगे। नीचे क्या होता है, थोड़ा सा कुशनिंग होती है, तो ये नीचे जाके ऊपर आ जाएगा। इसको हम इसको दोबारा कस देंगे तो क्या होगा, स्क्रू कैप को ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम इसको स्टैंड में लगाते हैं। बेसिकली जो पिपेट है ये हमको इसमें से निकालना है, ऊपर उंगली रख के इसमें लगा देना है। ठीक है, इस तरीके से करना है आपने। तो पिपेट को 0 मार्क तक अपने फिल कर लिया। उसके बाद पिपेट को सीधा रखना है अपने को ESR स्टैंड के अंदर, और इसको 1 घंटे के लिए इसकी टाइमिंग नोट कर लेनी है, कि इस टाइम पे सपोज करो 11 बजे मैंने ये टेस्ट लगाया था, तो 12 बजे हमको ये देखना है। ठीक, तो 1 घंटे तक उसको अनडिस्टर्ब बिना हिलाए डुलाए छोड़ देना है। 1 घंटे बाद कितने हमारे RBC नीचे बैठ गए, तो जितना आपको ऊपर से प्लाज्मा दिख रहा होगा ना, जितना आपको ऊपर से प्लाज्मा दिखेगा उस प्लाज्मा को आप नोट कर लेना, वही आपका ESR होगा। ठीक है, रीड द लेवल ऑफ RBC फॉल इन mm। ठीक, नाउ वैल्यू कितनी होती है, मेल्स में होती है 5 से 15 mm/h, और फीमेल्स में कितनी होती है 5 से 20 mm/h, ये नॉर्मल वैल्यू है। ठीक, अब आ जाओ विंट्रोब्स ट्यूब मेथड पे। विंट्रोब्स मेथड बोल लो, विंट्रोब्स ट्यूब मेथड बोल लो। तो विंट्रोब्स मेथड इज अ सिंपल बट लेस सेंसिटिव मेथड। वेस्टरगेन के बाद हम आएंगे। वेस्टरगेन क्या था, वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड था। ये क्या है, विंट्रोब्स दूसरा मेथड है, सिंपल मेथड है लेकिन थोड़ा सा कम सेंसिटिव मेथड होता है ये। विंट्रोप ट्यूब इज यूज, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, विंट्रोप्स ट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं। विंट्रोप्स ट्यूब ये है आपकी विंट्रोप्स ट्यूब। विंट्रोप्स ट्यूब में ना आपकी 2 मार्किंग होती है। एक होती है इस तरीके से, आपको व्हाइट कलर से मार्किंग दिख रही होगी, एक इधर आपको रेड कलर से मार्किंग दिख रही होगी। ठीक, जो रेड कलर से मार्किंग होगी
उससे हम नापेंगे तो उसमें आप देखोगे 0 सबसे ऊपर है और 10 नीचे है, और इसमें आप देखोगे तो 0 नीचे है और 10 ऊपर है। तो ये वाली जो होती है मार्किंग, रेड वाली मार्किंग, ये हम यूज़ करते हैं ESR के लिए, ओके, क्योंकि ESR में क्या है, हमको ऊपर से देखना होता है। और ये वाली जो मार्किंग होती है, नीचे 0 है ऊपर 10 है, तो इधर से हम इसमें हम नीचे से देखते हैं, तो ये हम यूज़ करते हैं किसके लिए, PCB के लिए, ओके, ये हम यूज़ करते हैं ESR के लिए, ओके। तो दो तरीके से इस ट्यूब को यूज़ करा जाता है, दोनों ही मार्किंग होती हैं इसके ऊपर। तो हम विंट्रोप ट्यूब इसमें यूज़ करते हैं। विंट्रोप ट्यूब कैसी है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। विंट्रोप ट्यूब इज अ नैरो ग्लास ट्यूब, पतली सी ग्लास ट्यूब होती है जो कि एक साइड से क्लोज होगी। ट्यूब है ये, ट्यूब हमेशा एक साइड से क्लोज ही होगी, पिपेट दोनों साइड से खुली होती है। तो ट्यूब एक साइड से क्लोज होगी। ट्यूब कितनी लंबी होती है, ट्यूब की लंबाई है 110 मिलीमीटर। ट्यूब का डायमीटर कितना है, इंटरनल डायमीटर, बोर डायमीटर ट्यूब का कितना है, इसका भी सेम है 2.5 मिलीमीटर। ट्यूब हैज ड्यूअल मार्किंग फॉर ESR एंड PCB। तो ट्यूब हमने दोनों मार्किंग देखी, ट्यूब पे आपकी ESR के लिए मार्किंग है और PCB के लिए भी मार्किंग्स हैं। सैंपल इसमें हम क्या लेंगे, इसमें अपने को अगर आप विंट्रोप ट्यूब से लगा रहे हो तो आप नॉर्मल जो EDTA ब्लड है एंड EDTA एंटीकोगुलेटेड ब्लड, उससे आप डायरेक्टली टेस्ट ये लगा सकते हो, ओके। नो डाइल्यूशन इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई डाइल्यूशन की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली जब आप ब्लड डालोगे EDTA के अंदर, EDTA वाइल के अंदर, उसमें ऑटोमेटिकली जो आपका रेशियो होगा वो बन जाएगा, ठीक। उसके अलावा अलग से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। प्रोसीजर क्या है, मिक्स EDTA ब्लड प्रॉपर्ली। इसमें हमको EDTA जब भी हमको टेस्ट लगाना है, पहले अगर आपने ट्यूब को ऐसे रखा है तो ट्यूब को रखे रखे भी तो ESR हो रहा है ना, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, फिल द ट्यूब अप टू 0 मार्क। जो आपके विंट्रोप ट्यूब है सेम उसको ऊपर के मार्क तक 0 मार्क तक उसको भरेंगे और स्टैंड में 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। स्टैंड में बिना हिलाए डुलाए 1 घंटे तक छोड़ देंगे। उसके बाद ESR को हम रीड कर लेंगे। उस 1 घंटे के अंदर क्या हो रहा है वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं अभी, कि ये चीज़ें हो रही हैं, पैकिंग हो रही है, एग्रीगेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं, ओके। तो इस तरीके से आप देखोगे कि जो आपके ये है, ये आपका प्लाज्मा है, तो ये जो रीडिंग है यही क्या कहलाएगी आपकी, यही आपका ESR कहलाएगा, ओके। ये आपका क्या है, ये ESR है सारा का सारा, ठीक है। ये क्या है अपना, ये ESR है, ओके, ठीक। तो मेल में कितना होता है, नॉर्मल वैल्यू कितनी है मेल में, 5 से 15 mm/h, और फीमेल में कितनी रीडिंग आती है इसकी, 5 से 20 mm/h, ओके। ये इसकी नॉर्मल वैल्यू है। अब आप देखो फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल कॉज, ESR बढ़ने के और घटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिजियोलॉजिकल कारण और पैथोलॉजिकल कारण, ठीक। तो MLT के सिलेबस के अकॉर्डिंग, BMLS सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बढ़ा रहा हूँ मैं आपको, कि इसमें आपका इस बार ऐड हो रखा है कि फिजियोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कारण बताओ, तो इसमें हम देख रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकल कॉज क्या है, ये आपका फिजियोलॉजिकल मतलब कि सामान्य, उस केस में आपका ESR कब बढ़ सकता है, तो ESR इंक्रीज विद एज, उम्र के साथ साथ आपका ESR जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है। जो जब उम्र बढ़ेगी तो ESR भी बढ़ेगा। ESR इज हायर इन फीमेल देन मेल, फीमेल्स में ESR ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू मेल। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होगा, ESR ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि उस दौरान क्या हो रहा है, फिब्रिनोजन ज्यादा बनता है। मेंस्ट्रुएशन, जब पीरियड्स होते हैं वुमन को, उस दौरान क्या होता है, आपका ESR बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। ये इसके फिजियोलॉजिकल कारण है ESR बढ़ने के। पैथोलॉजिकल कारण क्या है, इन्फेक्शन इंक्रीज ESR, इन्फेक्शन से क्या होगा, आपका ESR बढ़ जाएगा। इन्फ्लामेटरी डिसीज इंक्रीज ESR, अगर कहीं पे सूजन है तो भी आपका ESR बढ़ेगा। एनीमिया, खून की कमी है, TB है, कोई ऑटोइम्यून डिसीज है पेशेंट को, मैलिग्नेंसी है यानी कि कोई कैंसर है, मल्टीपल माइलोमा, ये भी एक टाइप ऑफ का कैंसर ही होता है, तो उस इन सब के केस में क्या होगा, आपका जो ESR है वो बढ़ा हुआ आता है, ओके। तो अपना देखो ESR किन किन केस में बढ़ता है वो देख लिया। अब आपका नॉर्मल से कम कब आएगा, जितना नॉर्मल आना चाहिए उससे कम कब आएगा, उसके कारण देखते हैं। तो इसमें आपका जो फिजियोलॉजिकल कारण है वो तो कुछ नहीं है, नो मेजर फिजियोलॉजिकल कॉज फॉर लो ESR, ठीक। नो कोई मेजर वो नहीं है कि फिजियोलॉजिकल कारण जिससे आपका ESR कम आएगा। पैथोलॉजिकल कारण क्या है वो देख लेते हैं। पॉलीसाइथीमिया में, पॉलीसाइथीमिया यानी कि RBC बहुत ज़्यादा है तो भी आपका ESR उस केस में कम ही आएगा, RBC ज़्यादा है तो ESR कम आएगा। सिक्कल सेल एनीमिया है तो उस दौरान भी क्या होगा, आपके जो RBC हैं उनकी शेप कैसी हो जाएगी, सिक्कल सेल, रूलेक्स फॉर्मेशन अच्छे से होगा नहीं, तो ESR आपका कम आएगा।
अगर आरबीसी की शेप बेकार है तो भी ESR कम आएगा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के केस में क्या होगा, आपका ESR कम आएगा। और इसके अलावा फिब्रिनोजन अगर कम है पेशेंट की बॉडी में तो भी ESR कम आएगा। तो ये सारे अपने पैथोलॉजिकल कारण हैं जिस दौरान आपका ESR कम आता है। तो हमने सब कुछ ESR के बारे में जितना भी जरूरी था सब कुछ हमने आज के लेक्चर में कवर कर लिया है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट्स का वीडियो को शेयर करना, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ लेना। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।